हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस की सीरीज और जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा द कोल्ड वॉर एरा। ये जो सीरीज है, जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं या फिर 12th पास कर चुके हैं, CUET एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हमारी पूरी सीरीज आएगी जिसमें हम 12th क्लास की CBSE के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है NCERT उसको सोल्व करेंगे। इसके अलावा हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल बुक से जो क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं और जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए या CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे और अपने कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे हमारे साथ। तो आज हमारा पहला टॉपिक है द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा फर्स्ट टॉपिक है आपका क्लास 12th में। सो जो क्लास 12th में है ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन इसको समझे बिना आप आपकी फर्स्ट बुक है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसको नहीं समझ सकते हैं। तो 12th वाले स्टूडेंट्स ब्रीफ में ही सही लेकिन इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं और इसको अच्छे से समझ लेंगे ताकि आप आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उसको आप अच्छे से समझ पाओ, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। कोल्ड वॉर एरा। देखो कोल्ड वॉर क्या है, सबसे पहले हमारे दिमाग में वॉर जब हम देखते हैं तो एक ही बात आती है कि वॉर का मतलब क्या होगा, कोई लड़ाई हुई होगी, किसी भी दो कंट्रीज के बीच में आपस में युद्ध हुआ होगा। तो जब युद्ध होता है तो कोल्ड वॉर क्या है, कभी भी हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि कोल्ड वॉर मतलब, तो वो कहेंगे कि मैम ये कोई ठंडी लड़ाई हुई होगी। ऐसा कुछ नहीं है। कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि किसी भी दो कंट्रीज के बीच में आपस में युद्ध हुआ हो और जिसमें वेपन्स का यूज ना किया गया हो, जिसमें हथियारों का यूज ना किया गया हो, एक दूसरे के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक ना किया गया हो, मिसाइल्स जिसमें ना चले हो, बाउंड्रीज पे उसमें अटैक ना हो, सिर्फ दोनों की विचारों से लड़ाई हो जाए। जैसे हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि कई बार तो लाठी से, डंडे से या फिर बंदूक में निकल आते एक दूसरे के ऊपर जो है सिर फोड़ देते हैं, अटैक कर देते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं। और दूसरा युद्ध होता है कि आपस में कहासुनी हो जाती है, हम सामने वाले के विचारों से सहमत नहीं होते हैं। तो जब आइडियाज को लेके आपस में डिस्प्यूट होएगा तो उसको हम कहेंगे कोल्ड वॉर। तो हमारे पॉलिटिक्स में ये टॉपिक कहाँ से आता है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ। कोल्ड वॉर की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है आइडियोलॉजीज को लेके आपस में डिस्प्यूट होएगा, हम एक दूसरे के आइडियाज से, विचारों से सहमत नहीं होंगे। इसमें दो कंट्रीज का नाम आएगा। फर्स्ट हम कहेंगे कि कोल्ड वॉर आपका शुरू होता है यूएसए के बीच में और सेकेंड हम कहेंगे इसमें आपका यूएसएसआर। यूएसएसआर एक कंट्रीज 15 कंट्रीज का ग्रुप था जिसको हम यूएसएसआर कहेंगे। आज के समय में हम समझना चाहें तो हम कहेंगे कि रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर माना गया, सेम आइडियोलॉजी को आगे पहुंचा रहा है। यूएसएसआर क्या है, यूएसएसआर क्यों टूट जाता है, आज के टाइम पे रशिया उसकी जगह क्यों दिखाई देता है, या रशिया के अलावा बाकी कौन सी 14 कंट्रीज थी, वो सारा आपका सेकेंड चैप्टर में आएगा। तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप इतना ध्यान रखोगे यूएसएसआर इज ए ग्रुप ऑफ 15 कंट्री, 15 कंट्रीज का ग्रुप था और जिसमें से मोस्ट पावरफुल कंट्री थी वो आपकी रशिया हो जाएगी। रशिया है, यूक्रेन है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इसके आसपास के जितने भी कंट्रीज आप देखोगे मैप में भी हम करेंगे तो टोटल 15 कंट्री थी जो यूएसएसआर में थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होता क्या है कि एक तरफ आपका यूएसए है, यूएसएसआर है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये युद्ध में जीत के आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये विनर होते हैं। विनर होने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दो जो सुपर पावर निकल के आए थे, एक तरफ आपका यूएसए था, दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर था। कभी भी दो प्लेयर यदि जीत के आएंगे तो अब उन दोनों में भी आपस में लड़ाई होगी कि इन दोनों में मोस्ट पावरफुल कौन है, अब दुनिया के ऊपर राज कौन करेगा। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में अब क्लैश होना शुरू हो जाता है और ये क्लैश जो है
हथियारों का नहीं था, ये क्लैश था आपस की आइडियोलॉजीज का। इनके आइडियाज आपस में सिमिलर नहीं थे और ये एक दूसरे के साथ जो है युद्ध करना शुरू कर देते हैं। अटैक नहीं करते हैं, सिर्फ आइडियाज को लेके बाकी कंट्री को अपने साथ मिला के ये देख रहे थे कि किसका आइडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आने वाले टाइम में कौन जीत पाएगा। और उसी में हम देखेंगे यूएसए और यूएसएसआर में से एक कंट्री जीत जाती है जिसका नाम हम कहेंगे यूएसए। अमेरिका इसमें जीत जाता है। तो यूएसएसआर में क्या कमियां रही, यूएसएसआर क्यों टूट गया, इसकी आइडियोलॉजीज में क्या आपके प्रोजेक्ट कौन से वो हम सारा देखेंगे। तो सेकंड चैप्टर आपका इसी के ऊपर रहेगा। फर्स्ट में हम देखेंगे दोनों में क्लैश होता है, सेकंड में हम देखेंगे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, ये अलग अलग कंट्रीज में क्यों टूट जाता है, इसकी आइडियोलॉजीज के अंदर खामियां क्या थी। थर्ड चैप्टर आप देखोगे कि अब यूएसएसआर टूट गया है, दुनिया जो है यूनिपोलर हो गई है, पावर का एक ही पोल है और वो है अमेरिका। अमेरिका पूरी कंट्रीज के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू कर देता है। तो इस टाइप से आप देखोगे कि आपकी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की फर्स्ट बुक है वो इस टाइप से चलेगी। तो इसको हम यहीं पे खत्म करेंगे और हम अब अच्छे से समझेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब दुनिया हमारी बाईपोलर है, पावर के दो पोल्स हैं, फर्स्ट आपका यूएसए है और सेकंड आपका यूएसएसआर है। तो हम स्टार्ट करते हैं द कोल्ड वॉर एरा। अच्छा, ये हमने कुछ शॉर्ट्स में नोट्स बनाए हैं जो हम साथ साथ करते जाएंगे और स्लाइड्स के फॉर्म में हम इनको देखेंगे। कोल्ड वॉर की शुरुआत आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हो जाती है 1945 के बाद में। इसमें होता क्या है, कोल्ड वॉर एक बार आपका पीक के ऊपर जाता है और उसको बोला जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है तो इसको हम समझेंगे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, तो ये हम अंडरलाइन करेंगे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। नाम से हम देखते हैं क्यूबन, क्यूबन का मतलब होता है क्यूबा। क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, मैप में मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये आपको क्यूबा दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा आइलैंड नेशन है। आइलैंड का मतलब ये होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। तो छोटा सा आइलैंड नेशन है और ये अमेरिका का नेबर कंट्री है, अमेरिका का पड़ोसी है। ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप देखोगे तो क्यूबा। अब दोनों के अंदर क्लैश क्या आता है, यदि हम अमेरिका की आइडियोलॉजी को देखें तो अमेरिका की आइडियोलॉजी हम कहेंगे कैपिटलिस्ट है और यदि हम क्यूबा की आइडियोलॉजी देखें तो क्यूबा हम कहेंगे दिस इज ए कम्युनिस्ट नेशन। अच्छा, कम्युनिस्ट जितनी भी कंट्री थी, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को आगे कौन बढ़ा रहा था, तो हम कहेंगे यूएसएसआर। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी भी कम्युनिज्म है और क्यूबा की आइडियोलॉजी भी कम्युनिज्म है। तो क्यूबा यूएसएसआर का एक बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन दोस्त कहाँ पे फंसा हुआ है, दोस्त फंसा हुआ है दुश्मन की पड़ोसी देश में, उसकी टेरिटरी में, उसके आसपास नेबरिंग कंट्री है। तो अब यूएसएसआर को क्या लगता है, यूएसएसआर को लगता है कि ये जो क्यूबा है छोटा सा नेशन है, अमेरिका क्या करेगा, इसको उखाड़ फेंकेगा, यहाँ के प्रेसिडेंट को हटा देगा, सरकार को डिसमिस करेगा और क्यूबा को अपने अंदर मिला लेगा। अमेरिका को ये खतरा सताता है। तो अब यूएसएसआर को लगता है कि क्यूबा की गवर्नमेंट को डिमोलिश करके, डिस्ट्रॉय करके उसको अमेरिका अपने अंदर मिला लेगा। तो इसको हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अच्छे से समझेंगे। In April 1961, leaders of USSR they were worried that the United States of America would invade communist rule Cuba। तो उनको क्या लगता है कि अमेरिका क्या करेगा, कम्युनिस्ट रूल क्यूबा में इन्वेड करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा एंड ओवरथ्रो इट्स प्रेसिडेंट। और इसके प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का नाम आप ध्यान रखोगे, क्यूबा के प्रेसिडेंट, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा एट द टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो फिदेल कास्त्रो हो जाएगा। तो ये संसार कहता है कि अमेरिका करेगा क्या, फिदेल कास्त्रो को उखाड़ फेंकेगा और उसको अपने अंदर मिला लेगा। क्यूबा वाज एन अलाई, अलाई का मतलब दोस्त हो जाएगा। क्यूबा इट वाज एन अलाई ऑफ सोवियत यूनियन एंड इट रिसीव्ड द डिप्लोमेटिक एज वेल एज द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द यूएसएसआर।
क्यूबा क्या था, यूएसएसआर का बहुत अच्छा दोस्त था और उससे हर टाइप की हेल्प लेता था, वेदर इट इज डिप्लोमेटिक हेल्प हो जाएगा या फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगा, हर टाइप की हेल्प ये सोवियत यूनियन से रिसीव करता था। In 1962, Nikita Khrushchev, the leader of the Soviet Union, placed nuclear missiles in Cuba. ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। फर्स्ट आप ध्यान रखोगे 61 में ये बात चलनी शुरू हो जाती है कि क्यूबा की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो ना कर दिया जाए। अब उस टाइम पे फर्स्ट यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे। फर्स्ट, उस टाइम पे क्यूबा का प्रेसिडेंट कौन था? हमने देखा फिदेल कास्त्रो। यूएसएसआर का प्रेसिडेंट कौन था जिसने क्यूबा में अपनी मिसाइल्स जो है रखवाई? तो हम कहेंगे निकिता क्रुश्चेव। कब हुआ ये? 1962 में। तो 1962 में सोवियत यूनियन बोले या यूएसएसआर बोले, वहां के लीडर कौन थे जिन्होंने क्यूबा में अपनी मिसाइल्स जो हैं जाके तैनात करा दी? तो हम कहेंगे फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो मिसाइल्स भेजता है यूएसएसआर से, क्यूबा में जाके प्लेस कर देता है और उन मिसाइल्स का जो फेस होता है वो अमेरिका के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो इस टाइप से मिसाइल्स रखवा दी जाती है। ये नाम आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। हु इज द लीडर ऑफ द यूएसएसआर एट द टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? ये हो चुका है। 3 वीक्स आफ्टर दिस, इसके 3 हफ्ते बाद जो है अमेरिका को पता चलता है कि क्यूबा में ऐसा कुछ हो रहा है। अमेरिकन्स बिकम अवेयर ऑफ इट। अमेरिका को इसके बारे में पता चलता है कि ऐसे ऐसे क्यूबा में मिसाइल्स आई हैं, यूएसएसआर ने मिसाइल्स को रखवाया है। यूएस प्रेसिडेंट, थर्ड एमसीक्यू आपका आएगा कि उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? तो हम कहेंगे जॉन एफ नेडी उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट थे। And his advisor were reluctant to do anything that might lead to a full-scale nuclear war between the two countries. अब यूएसए के प्रेसिडेंट और उसके जो भी एडवाइजर्स थे वो उसको सलाह देते हैं कि हमें बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे यूएसएसआर जो है नाराज हो जाए और हमारे ऊपर अटैक कर दे, हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। छोटी सी गलती जो है दोनों कंट्रीज के बीच में युद्ध को न्योता दे सकती है। तो ये सिचुएशन वहां पे आती है। द क्लैश बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर केम टू बी नोन एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये जो क्लैश है कि यूएसएसआर अपनी मिसाइल्स को क्यूबा में तैनात कर देता है क्योंकि उसको डर रहता है कि कहीं क्यूबा के ऊपर अटैक ना हो जाए, इसी क्लैश को हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आप पूछोगे कि क्या युद्ध हुआ, क्या जो मिसाइल्स वहां पे भेजी गई थी उन्होंने यूएसएसआर को कोई नुकसान पहुंचाएगा? हम कहेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होता है, बस मिसाइल्स वहां पे लेके रखी जाती हैं। और ऐसा आमतौर पे हमारे साथ भी होता है कि हम कोई भी, मान लो हम गन भी लेके आए हैं और हम लेके बैठे हुए हैं, तो पड़ोसी वैसे ही डर जाएगा कि इसके पास तो जो है बंदूक है, कभी भी चला देगा। तो उसका एक खतरा ही बहुत बड़ा रहता है। यदि हमारे पास कोई भी वेपन हमने लेके रखा हुआ है और हम वैसे ही उसको सुबह शाम निकाल के वैसे ही हम धूप में बैठ जाए तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी वैसे ही डर जाएंगे। तो ये जस्ट इसी टाइप का युद्ध था, आपस में क्लैश कभी नहीं हुआ और पूरी दुनिया इससे डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ शांत हो जाता है। तो इसी क्लैश को हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस विच मेड द होल वर्ल्ड नर्वस, जिसने पूरी दुनिया को नर्वस कर दिया। पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं इसी के ऊपर टिकी हुई थी कि क्या होगा, क्या क्यूबा अटैक कर देगा या फिर यूएसए जो है अटैक करेगा। तो ऐसा था। इवेंचुअली टू द वर्ल्ड ग्रेट रिलीफ बोथ साइड्स डिसाइडेड टू अवॉइड द वॉर और दिस इज द क्यूबन क्राइसिस वाज ए हाई टाइम इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो होता कुछ भी नहीं है, लास्ट में सब कुछ शांत हो जाता है, तो इसी को हम कहेंगे क्यूबन क्राइसिस। 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। हुआ कब? 1962 में। यूएसएसआर के लीडर उस टाइम पे कौन थे? हम कहेंगे निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन थे? तो हम कहेंगे फिदेल कास्त्रो। और अमेरिका के उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो हमने देखा जॉन एफ नेडी। तो क्यूबन क्राइसिस कभी भी आएगा तो आप अपनी स्टोरी के फॉर्म में लिखोगे। सीयूईटी के बच्चे यहाँ से जो मैंने 4 एमसीक्यू बताए हैं वो एमसीक्यू ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भी हमने यहाँ पे थ्योरी को पढ़ा है उसको अच्छे से आप समझ लेंगे, समझ तो आ गया होगा आई होप। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो हमने थोड़ा सा इसमें ऐड कर रखा है, दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमने क्यूबन क्राइसिस पढ़ा है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे कि
इसका हिस्ट्री क्या था, पहले क्या हुआ था, कौन कौन सी कंट्री थी, तो ये हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किया गया है क्योंकि कोल्ड वॉर की जब शुरुआत होती है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बारी होती है, तो अच्छा रहेगा कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक बार समझ लें। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट आपको टाइमिंग्स ध्यान रखनी है, कब हुआ था, 1939 से 1945, और ये हॉट वॉर था, आपस में न्यूक्लियर बॉम्ब से भी एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब डाले गए थे, जैसे हम जापान में देखते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। तो दिस वाज नॉट द कोल्ड वॉर, इट वाज ए हॉट वॉर। 1939 टू 1945, दिस इज द फर्स्ट फैक्ट जो हम ध्यान रखेंगे। इसमें दो ग्रुप्स थे, फर्स्ट हम ध्यान रखेंगे अलाइड फोर्सेज और सेकेंड हम ध्यान रखेंगे एक्सिस फोर्सेज। अलाइड में कौन कौन थे, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड द फ्रांस, ये फर्स्ट ग्रुप है। तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें कि कोल्ड वॉर में हम आपस में किसका क्लैश पढ़ रहे हैं, यूएसए एंड द यूएसएसआर के बीच में आपस में युद्ध हो रहा है, जबकि यहाँ हम देखेंगे तो दोनों एक ही पार्टी में थे, एक ही साइड में थे और दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। एक्सिस फोर्सेस की हम बात करें तो जर्मनी बुरे तरीके से हारा है, इटली भी बुरे तरीके से हारा, और जापान की तो तबाही हो गई थी क्योंकि इसके ऊपर तो न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप ध्यान रखोगे इसमें एक्सिस फोर्सेज है, अलाइड फोर्सेज है, अलाइड फोर्सेज में ही यूएसए और यूएसएसआर आपके दोनों एक तरफ थे और बाद में दोनों के बीच में कोल्ड वॉर होता है। In 1945 में the Allied forces led by the USA, USSR, Britain and France, they defeated the Axis forces। जो भी सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं या आपके जो एमसीक्यू आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि अलाइड फोर्सेस ने एक्सिस को हराया या फिर एक्सिस फोर्सेस ने अलाइड को हराया, या अलाइड वाले ग्रुप में कौन कौन शामिल था। तो ये सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे। अलाइड फोर्सेस डिफीट करती हैं, हरा देती हैं एक्सिस फोर्सेस को इन 1945 में, एंड जापान एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस टाइप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो कोई भी चीज खत्म होती है तो ऐसे ही नहीं खत्म हो जाती, अपना कुछ ना कुछ चीजें पीछे छोड़ जाते हैं, अपने अवशेष छोड़ जाती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति से ही एक नई चीज शुरू होती है, कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। तो ये आप ध्यान रखोगे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज एंडेड, खत्म कब हुआ है, ये जब खत्म होता है when the USA dropped 2 atomic bombs on the Japanese city Hiroshima and the Nagasaki in August 1945, causing the Japan to surrender। तो खत्म कब हुआ ये, जब जापान के दो शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाले जाते हैं, जापान सरेंडर कर देता है, भारी मात्रा में नुकसान होता है जापान का। तो इस टाइप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और इसी के साथ ही हमारा जो है कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। Critics suggest that the US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere, and to show Moscow that the United States was the superpower। बहुत से जो क्रिटिक्स हैं, लोग ये कहते हैं कि जापान ऑलमोस्ट सरेंडर करने वाला था और उसके पास अब इतनी पावर भी नहीं बची थी कि वो युद्ध को और आगे खींच पाए, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उसके ऊपर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूएसएसआर जो है एशिया में जाके अपनी पावर का यूज करे, क्योंकि हम जापान देखेंगे तो एशिया में है और एशिया के पास में हम कहेंगे कि यूएसएसआर पड़ता है। तो यूएसएसआर की इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक किया है। बहुत से क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। यूएस वोटर हैव आर्ग्यू दैट द, अब ये तो हमने देखा कि क्रिटिक्स कहते हैं कि अमेरिका ने ऐसे क्यों किया, तो अमेरिका बदले में क्या कहता है कि हमने इसके ऊपर अटैक क्यों किया है, वो पॉइंट भी हम देखेंगे। यूएसए इसके बदले में ये कहता है, यूएसए वोटर हैव आर्ग्यू दैट ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स वाज नेसेसरी। यूएसए कहता है कि बॉम्ब को डालना बहुत ज़्यादा जरूरी था टू एंड द वॉर क्विकली। जैसे ही हमने बॉम्ब डाला है, न्यूक्लियर बॉम्ब डाला है, उसके तुरंत बाद ही युद्ध जो है शांत हो जाता है। तो यदि आप बहुत जल्दी युद्ध को खत्म करना चाहते हो तो इसी वजह से हमने बॉम्ब को डाला है, दूसरी कोई हमारी इंटेंशन नहीं थी। एंड टू स्टॉप लॉस ऑफ अमेरिका एंड देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, और ना ही तो हम अमेरिका का नुकसान करना चाहते थे, ना ही हमारे जो साथ की कंट्रीज हैं अलाइड फोर्सेज हैं उनका नुकसान करना चाहते थे। इसलिए हमें
बॉम्ब जो है जापान के ऊपर डालना पड़ा। तो दोनों के अपने हैं, तो यदि आपका असर्शन एंड रीजनिंग में आता है तो दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखोगे। अमेरिका ने बोला कि हम वॉर को बहुत जल्दी खत्म करना चाहते थे, और क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अमेरिका ने यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, एशिया में उसको रोकने के लिए जो है न्यूक्लियर बॉम्ब को डाला है। ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज द कोल्ड वॉर वाज एन आउटकम ऑफ द emergence of the USA and the USSR as the two superpower rival to each other। तो अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर निकल के आते हैं, और कोल्ड वॉर दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों एक दूसरे के आपस में फ्रेंड नहीं है, दोनों आपस में राइवल है, दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। इट रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ, यदि आपको डेफिनेशन देनी है कि कोल्ड वॉर की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दो। अभी हमने स्टोरी की फॉर्म में तो पढ़ लिया कि एक तरफ यूएसए है, एक तरफ यूएसएसआर है। यदि हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इट रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशंस बिटवीन द टू आइडियोलॉजीज, कैपिटलिज्म यूएसए एंड द कम्युनिज्म यूएसएसआर। तो हम कहेंगे दो आइडियोलॉजीज के बीच में आपस में जो है कन्फ्रंटेशन होती है, आपस में डिस्प्यूट होता है। यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसए की आइडियोलॉजी आप बताओगे कि उनकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म है, और यूएसएसआर की हम कहेंगे कम्युनिज्म है। कैपिटलिज्म में होता क्या है, कैपिटलिज्म हम कहें तो ये एक टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें हर एक चीज़ जो है वो प्राइवेट कंट्रोल होती है। जो भी होएगा, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होएगा या इकोनॉमी जो होएगी, किसको कितनी पावर दी जाएगी, तो वो सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, प्राइवेट एंटिटी होती है उसमें मेन फोर्सेस। और यदि हम कम्युनिज्म की हम बात करेंगे तो कम्युनिज्म में क्या होता है, सब कुछ जो है वो स्टेट कंट्रोल होता है। सरकार ही हॉस्पिटल्स बनाएगी, सरकार ही हाईवे बनाएगी, एजुकेशन भी सरकार ही प्रोवाइड करेगी। तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, रोड्स वगैरह जितने भी पॉलिसीज लेके आनी है सब कुछ स्टेट कंट्रोल होगा, यानी कि सरकार के हाथ में होगा। तो दो आइडियोलॉजी है, कैपिटलिज्म वर्सेज कम्युनिज्म, या फिर यूएसए वर्सेज द यूएसएसआर। दोनों एक दूसरे की आइडियोलॉजी को आपस में क्लैश करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसके डेफिनेशन को ध्यान रखोगे।